कमल दुखी हृदय के साथ महुआ की तस्वीर लिए घूम रहा था। वो पुलिस में अपनी जान पहचान के जरिए पता लगवाकर हर उस जगह घूम रहा था जहां विभत्स हत्याकांड हुए थे। कोई और समझे न समझे, पर कमल समझ चुका था कि ये काम महुआ के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। उसने आसपास की जगह का मुआयना किया, वहां आसपास लोगों से पूछताछ भी की, परंतु कोई भी महुआ के वहां आसपास देखे जाने के बारे में बता नहीं रहा था। अब सिर्फ हरबंस लाल के फार्म हाउस में जाना बाकी था। वहां जब वो गया तो उसने देखा कि वो पुलिस ने अभी भी सील कर रखा था, परंतु कोई पुलिस वाला वहां नहीं था। शायद इतने दिन बाद अब इसकी जरूरत नहीं समझी होगी उन्होंने। कमल वहां अंदर गया। उसने पीछे खड़े अपने साथी को बिना मुड़े कहा, यहां तुम्हें उसकी गंध महसूस हो रही है ना? उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी लता खड़ी थी। कमल ने आगे कहना शुरू किया, यहां तो 3 लोग मारे गए थे। इसमें से एक हरवंश लाल था जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। बाकी 2 लोगों को किसी लड़की ने, जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट में महुआ बताया गया है, रेप के प्रयास में इस हत्याकांड से 1 दिन पहले ही पकड़ाया था। वो दोनों जेल से बिना फरारी, बिना जमानत बाहर कैसे आए, ये किसी और को नहीं पता। पर जहां तक मैं समझता हूं, उन लोगों ने महुआ को जाल में फंसाया होगा, बिना इसका गुमान किए कि जो जाल में फंसी है वो कोई शिकार नहीं बल्कि शिकारी थी। इसलिए मैं कब से कह रही थी कि मुझे साथ ले चलो। अगर पहले ही ले लेते तो बाकी सब जगह से निराश नहीं होना पड़ता। पर तुम्हें तो इतने सालों बाद ही मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। व्यंग की मुस्कान थी लता के चेहरे पर। कमल उससे नजर नहीं मिला रहा था। उसका दिल दुखी था और लता ये अच्छे से समझ रही थी। कमल पलटा। लता की आंखों में उसने देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ताकत के आगे मैं क्या हूं? शायद मुझे नुकसान पहुंचाने में तुम्हें कुछ भी पल ना लगे। तुम्हारा क्रोध अस्थिर है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरा प्रेम ही मेरी ताकत है जो मुझे तुमसे जिताता है। उसी प्रेम ने तुम्हें इंसान बनाया। आज तुम इंसानियत से प्रेम करती हो, परंतु तुम बताओ, यदि मैं तुम्हें हिंसा करने से रोकता हूं तो कहां गलत हुआ? मैंने मेरी बेटी को प्रेम दिया, उससे अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, परंतु आज वो सब कुछ भूल चुकी है। माना जो गलत थे उनको सजा मिलनी ही चाहिए, पर सजा देने वाले हम कौन होते हैं? जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया उसको मारना गलत नहीं, परंतु इतनी बेरहमी, ये किस कारण? और दोषियों को सजा देने के बाद उसने क्या किया? तुम्हें नहीं लगता कि अब वह शिकारी की तरह घात लगाकर अपनी रक्त पिपासा शांत कर रही है? लता उसके पास आई। उसने उसके आंसू पोंछे, फिर कमल का चेहरा पकड़कर बोली, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाई, यह मेरी गलती है। पर कमल, तुम्हारे प्यार की कसम, मैं कभी भी बदले की भावना या हिंसा की भावना अपने मन में नहीं लाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हारी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगी। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल निष्फिक्र रहो। रही बात महुआ की, तो तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? तुमने ही तो मुझ में उम्मीद जगाई थी जब मैंने उसे मारने की बात कही थी। कमल, जिस तरह तुम्हारे प्यार ने मुझे बदला है, वैसे ही मुझे यकीन है महुआ भी जरूर बदलेगी। कमल बोला, पर कैसे? महुआ को किसी से प्यार होगा? क्या ये संभव है? जो बेरहमी वो हत्याएं करके दिखा रही है, उससे तो लगता है कि अब उसे सिर्फ खून बहाना ही दिखता है। लता कमल के माथे को चूमते हुए बोलती है, जैसे मेरे लिए तुम, वैसे ही कोई ना कोई महुआ के लिए क्यों फिक्र करते हो? रही बात उसको रोकने की, तो उसके लिए तो हम हैं ना। हम समझाएंगे अपनी बेटी को, पर पहले उसे ढूंढो तो सही। महुआ अपने सामने खड़े उस अजूबे को मुंह फाड़े देख रही थी। वो इस समय रेस्तरां में बैठी थी और उसके सामने खड़ा था परीक्षित, जो इस समय एक चुस्त सी साधारण जींस और टी-शर्ट पहने खड़ा था। उसमें उसका कसरती शरीर महसूस हो रहा था। परीक्षित भी अभी वहां आया ही था और अपने सामने बैठी महुआ को देख रहा था। महुआ अपने 1 पीस गाउन में एकदम गुड़िया सी लग रही थी। परीक्षित को कभी लड़कियों से बात करने का अनुभव ना था। वो तो बॉयज स्कूल में पढ़ा था, जहां कभी साल भर में कोई लड़की भूले भटके आ जाती तो सभी को ऐसा लगता जैसे कैक्टस के जंगल में कोई गुलाब खिल गया हो। फिर कक्षा में ध्यान न देने की वजह से गुरुजी सारे डंडे ऐसी जगह मारते जो बाद में बैठने पे बहुत तकलीफ देती थी। वो पीड़ा याद आते ही झुरझुरी लेते हुए परीक्षित वापस वर्तमान में आ गया।
उसे खुद पर हंसी आई और वो महुआ के सामने कुर्सी पर बैठ गया। इधर धनराज को जब कागज मिला तो वह बिना उसे पढ़े ही मुट्ठी में भींच कर फेंकने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में कौतूहल जागा कि टाइम पास के लिए देखे कि क्या लिखा था। उसने वापस उस कागज को खोला और पढ़ने लगा। एक एक अक्षर धनराज के सर पे हथौड़े की तरह पड़ा। फैली हुई आंख से उसने ये पढ़ा कि मुझे पता है कि आप किसी औरत की वजह से परेशान हो जो इंसान नहीं है। मैं ही हूं जो आपकी मदद कर सकता है। धनराज तुरंत भागा बाहर की तरफ और सीधा सड़क पर पहुंच गया। वो दरवान धनराज को यूं बदहवास देख परेशान हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर तुरंत में धनराज कोई जवाब ना दे पाया। उसने उन दोनों से पूछा, वह आदमी कहाँ है जिसने ये कागज दिया था? वह तो चला क्या? मुझे लगा भिखारी है तो भगा दिया। दरबान धनराज के तेवर देखकर कुछ घबराने लगा। तुझे यहाँ का मालिक मैंने कब बनाया? मुझे याद नहीं आ रहा। धनराज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद सर्द लहजे में कहा। वो अपनी आदत अनुसार चीख चिल्ला नहीं रहा था। दरबान बुरी तरह से डर गया। यह देखकर उसकी घिघनी बंध गई। वो कांपने लगा। अगर उसके साथी ने उसका कंधा ना थमा होता तो वह वहीं गिर जाता। धनराज ने उसी लहजे में आगे कहा, अब आप तो मालिक बन गए हो तो यहाँ काम की क्या दरकार है आपको? इतने में तो वो धनराज के दोनों पैर पकड़ लिए। साहब ऐसा मत कीजिए, गलती हो गई। हमने तो सोचा था कि आपके आराम में परेशानी ना हो, इसलिए उसे चलता किया। हम उसे अभी लेकर आते हैं। धनराज, तुम दोनों को नहीं लगता कि जितना तुम देर करोगे उतना ही वो दूर चला जाएगा? वो दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे उन्होंने अपनी बीवियों को देख लिया हो। थोड़ी देर बाद पौमित धनराज के सामने बैठा चाय चुसक रहा था। उसकी हालत देख जहां दरबान ने उसे असभ्य जंगली समझ रखा था, वहीं वो हुलिये से उलट काफी सभ्य था। धनराज उससे प्रभावित हुआ जब उसे पता चला कि वह इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, पर धनाभाव के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और रुचि अनुसार पुश्तैनी काम यानी तंत्र मंत्र के सहारे आना पड़ा। उसने उससे काफी शक्तियां भी हासिल कर ली थी, पर यह बात धनराज को कोड़ी गप लगी। वो लगभग मजाक उड़ाने के अंदाज में पौमित से बोला, महाराज, आपने मेरे दरबान को मुर्गा या बंदर बना दिया होता जब उसने आपकी बेइज्जती की थी। पौमित समझ गया कि सामने बैठा सेठ उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने मुस्कुराते हुए चुपचाप अपने ठेले में से एक छोटा सा पुतला निकाला और मौली का धागा निकालकर उससे बांधने लगा। इस दौरान वो कोई मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए उस पुतले का हाथ हल्का सा मरोड़ा। धनराज, जो अब तक कौतूहल से यह सब देख रहा था, उसने एक घुटी सी चीख सुनी। इतने में एक दरबान दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब, रघु के बाजू में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी हाथ की हड्डियां कड़कड़ा रही है। धनराज प्रभावित हो गया। वो बस अचंभे से पौमित के क्रियाकलाप देख रहा था, परंतु फिर भी उसे यह कोई संयोग होने की संभावना लग रही थी। तभी पौमित ने पास जल रहे हीटर के पास उस पुतले को रख दिया। अब रघु ही वहां आ गया। दर्द से हलकान होते हुए वो अपने कपड़े फाड़ रहा था और चिल्ला रहा था, हाय रे, जल मरा, कोई तो इस जलन को मिटाओ, मैं मर रहा हूं। धनराज मिले जुले भाव से यह सब देखे जा रहा था। जहां उसे अभी भयंकर वाला आश्चर्य हो रहा था, वहीं उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। आगामी योजना का ताना बाना उसके दिमाग में बुनना शुरू कर दिया था। उसने मौके का फायदा उठाने के लिए तुरंत पौमित के आगे हाथ जोड़ दिए और सोफे से उतरकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। पौमित ने अब उस पुतले को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पर से मौली खोलना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों पुतला खुल रहा था त्यों उस दरबान को राहत हो रही थी, परंतु इतनी देर में वह अधमरा जरूर हो गया था। तो उसका साथी उसे सहारा देकर बाहर ले गया। उसके जाने के बाद पौमित बोला, मुझ पर माँ काली का आशीर्वाद है। वो तो मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, वरना आपका चौकीदार आज बचता ही नहीं। वो तो मेरे तंत्र ने मुझे दिशा दी और मैं आप तक आ गया, और आप मुझे भले आदमी लगे तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, वरना जब चाहूँ रुपए पैसे की बारिश कर सकता हूँ। पौमित तंत्र मंत्र का ज्ञाता जरूर था, परंतु आम असमी आदमी की तरह वो भी भोला भाला था। तभी तो उसने धनराज को सीधा साधा समझ रखा था। पौमित को इंसान की परख बिल्कुल ना थी। कुटिल धनराज के ऐश्वर्य को देख उसने सहज ही अनुमान लगा लिया कि इस पर अनिका देवी की विशेष कृपा होगी।